मॉर्निंग भाई, बैठिए। बनाया, मेहनत पड़ी बड़ी जोर से। सेंटेंस का पार्सिंग कीजिएगा क्वालिफायर्स को टारगेट करके। मीन्स टॉकिंग अबाउट एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। चूंकि ये प्रैक्टिस के लिए सेंटेंस है, एग्जामिनेशन का क्वेश्चन नहीं है, अभी मैंने बनाया इसलिए बहुत मिटा रहा था, वो ऐसा था, तो देयर में बी मोर देन वन एरर। देखो, जब आप एग्जामिनेशन में बैठते हो तो जब क्वेश्चन मिलता है तो यू आर नॉट श्योर कि उसमें प्रोनाउन का एरर होगा कि वर्ब का एरर होगा, एडजेक्टिव होगा, एडवर्ब होगा, कंजंक्शन होगा, प्रीपोजिशन होगा, या फॉर दैट मैटर नो एरर होगा। अब अगर उस पार्ट में अगर आप समझना चाहते हो तो यू हैव टू लुक एट द स्केलेटल स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस। सबसे पहले एक स्केलेटल स्ट्रक्चर जो होता है सेंटेंस का, जो एसवीओ का टाइप होता है, वो चाहिए होगा। उसके बाद जो इंडिकेटिव वर्ड्स होते हैं, इंडिकेटिव वर्ड्स का मतलब वो वर्ड्स जो बताते हैं कि साथ में एडजेक्टिव एडवर्ब का कंफर्मेशन की वो आ जाता है, उन वर्ड्स को टारगेट करना है और उन वर्ड्स को टारगेट करके बाकी के जो वोकैबुलरी के वर्ड हैं। अच्छा, वोकैबुलरी का जो वर्ड होता है, जस्ट थिंक, जिसको आप वर्ड पावर बोलते हो, क्या प्रोनाउन, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन वोकैबुलरी का वर्ड है? क्या इसको आप वर्ड मीनिंग की किताब में पढ़ते हो? डिटरमाइनर, आर्टिकल, ये सारे वोकैबुलरी के वर्ड नहीं है ना, और ये एक्चुअली इंडिकेट करते हैं कि इनके साथ क्या आता है। अब जरा सोचना कि वोकैबुलरी जिसको वर्ड पावर बोला जाता है वो या तो नाउन होता है, एडजेक्टिव होता है, वर्ब होता है और एडवर्ब होता है।
जरा साइकोलॉजिकली समझिए कि आपके ग्रामर के कंसेप्ट में बेसिक हिंड्रेंस कहाँ है, बेसिक परेशानी कहाँ है। देखो, सेंटेंस का मीनिंग तो निकलेगा इनसे। क्या तुमको ये और ये सेंटेंस का मीनिंग देगा क्या? ये नहीं देगा ना, ये मीनिंग नहीं देगा, ये मीनिंग नहीं देगा, ये मीनिंग नहीं देगा, ये नहीं देगा। तुमको मीनिंग कहां से निकलेगा? इससे, 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 इससे। और अगर आपकी आदत पड़ी हुई कि सेंटेंस का हम पहले अर्थ निकालें, अर्थ समझने की कोशिश करें, तो आपकी नजर यहां पे नहीं जाएगी। जबकि आपको यहां पे एरर हो सकता है, प्रीपोजिशन का एरर होगा, बट प्रीपोजिशन इज एन इंडिकेटिव। वो इंडिकेट करता है कि अपने साथ वो क्या लेके आता है। आर यू गेटिंग मी? इसीलिए सेंटेंस की रीडिंग करने वाले लोगों को कभी एरर्स दिखाई नहीं पड़ते अनलेस एंड अनटिल वो बहुत रिमार्केबल टाइप के एरर हो। नो सुनर देन, नॉट ओनली बट ऑल्सो, वैसा वाला होगा तो वो उनको दिखाई पड़ेगा। बहुत जो ग्लैरिंग एरर बोलते हैं ना, एकदम आंख को गड़ने वाला, वैसा ही एरर दिखाई पड़ेगा। अब यहां पे अगर आप सोचो तो मे बी मैं बोल रहा हूं, आई एम नॉट सेइंग, स्ट्रगल हो रहा होगा कि हम कैसे देखें, क्या सोचें, क्योंकि आपका अर्थ यहां से निकल रहा है, यहां से निकल रहा है, और थोड़ी भी अगर पढ़ने की आदत होगी तो मीनिंग निकल जाएगा। और इंग्लिश का एक कैरेक्टर है कि कि कितना भी खराब लिखा जाए, बात स्ट्रेट फॉरवर्ड समझ में आती है, बात सही से समझ में आ जाएगी। और अगर बात समझ में आ गई तो फिर एरर कहां से मिलेगा? थॉट तो आ ही गया ना। ये और ये दोनों इंडिकेट करता है कि इसके साथ नाउन आया हुआ है। क्लियर है? वो नाउन कौन सा है? कौन सा? आप सोचो कि मैं पूछा कि नाउन कौन सा है, तो वो हम लोग अपने ज्ञान का, आप हेल्प लीजिएगा। आप में से बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, अच्छा नाउन का मतलब ये है कि ये बगल वाला नाउन है। अब उस नाउन को पहचानो जो आया हुआ है। ये है नाउन, ये है नाउन, या ये है नाउन? क्योंकि आप ध्यान देना, यहां पे आपका वर्ब लगा हुआ है जिसके साथ एक सब्जेक्ट है। लिखने वाले को कॉमा मारना चाहिए था, लेकिन वो कॉमा का यूज अगर नहीं करे, क्योंकि कॉमा को हम लोग अपने इंडिया में ग्रामर नहीं लेते हैं। हम लोग यहाँ ग्रामर का मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है। मैं जानबूझ के यहां से कॉमा हटाया था। लेकिन एक बात बताइए कि अब आपका नाउन कौन सा है? इसको कंपाउंड नाउन बोलते हैं। हम लोग अभी कंसेप्ट पढ़ना है कंपाउंड नाउन का, जब दो दो नाउन मिलके एक नाउन बनाता है। नाउन, नाउन के पहले एडजेक्टिव के पहले कॉमन एरर पहला, और आप रियलाइज करें कि आपके एरर्स ऐसे ही दिए जाते हैं जो कि अर्थ पे नहीं चलेंगे। अगर एन, इन अगर आपको पढ़ने नहीं आता है, ग्रामर के लिए पढ़ने की मैं बात बोल रहा हूं, अर्थ निकालने के लिए नहीं, तो वो एक्सेसिव कभी आपको एडवर्ब नहीं दिखाई पड़ेगा। क्योंकि एन और इन को सोचोगे तो आपको नाउन खोजने का मन करेगा, नाउन के पहले एडजेक्टिव एडवर्ब की बात होगी पहला। ठीक है, अब शायद मैंने थिंकिंग को एक्टिवेट किया है, सब्जेक्ट वर्ब हो गया। ठीक है, टू बी लगा। ठीक है, अब आपके पास टू के साथ भी वन तो आएगा ही आएगा। ये दोनों वर्ड जो साथ में हैं, क्योंकि यहां पे प्रीपोजिशन आ गया, आया ना, तो प्रीपोजिशन के आगे में क्या चीज होगा उसको हमको जज करना है। लेकिन अभी इन दोनों को तो जज करना है, क्योंकि ये दोनों वर्ड अगर साथ में आए हैं तो देयर आर थ्री पॉसिबिलिटीज। या तो ये सब्जेक्ट वर्ब है, तभी बिना कंजंक्शन के प्रीपोजिशन के आए हुए हैं। भाई सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट
बिना कंजंक्शन प्रीपोजिशन क्या आता है ना, नाउन के साथ एडजेक्टिव बिना कंजंक्शन प्रीपोजिशन क्या आता है, एडजेक्टिव के साथ एडवर्ब बिना कंजंक्शन प्रीपोजिशन क्या आता है। तो अगर ये लगा हुआ है, जरा समझिएगा कि ये बिना कंजंक्शन प्रीपोजिशन के यूज होते हैं और ये 4 वर्ड एक साथ हैं बिना कंजंक्शन प्रीपोजिशन के, समझ रहे हो, तो ये चारों किसी पैटर्न पे साथ में आए हैं, चारों एक पैटर्न पे सेंटेंस में यूज हुए हैं और उस पैटर्न में अगर डेविएशन होगा तो कॉमन एरर होगा। सेम चीज ये एस और वी के चलते हुआ था ना, 2 के बाद बी लगा, 2 के साथ V1 साथ में आगे जाता है, उसके बाद के ये दोनों वर्ड को टारगेट करो कि ये किस पैटर्न पे साथ में आए हैं। ये नाउन है, अगर ये नाउन हुआ तो ये एडजेक्टिव होगा, अगर ये एडजेक्टिव है तो ये एडवर्ब होगा। अब डिसाइड करो। सर बहुत अच्छी बात है थियरी पढ़ना, एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट क्वालिफाई अ नाउन और अ प्रोनाउन। सिद्धांत में बोलना बहुत जरूरी है, बहुत आसान है। थिंक अप, नाउन है, ठीक है। पता नहीं स्पेलिंग आपको ठीक से दिखाई पड़ रहा है कि नहीं, उसको मैंने ठीक से लिख दिया। हाँ, इस वर्ड का कोई और मिला जुला वर्ड जानते हो आप? पढ़ा हुआ तो सबका होगा, लेकिन अब थॉट काम नहीं करना है, कंप्रीहेंशन नहीं है कि पढ़ के अर्थ निकालना है। अब जरा बताओ कि अगर इन दोनों में डिसाइड करना हो कि नाउन कौन सा है, स्टेशन, एग्जामिनेशन, इंफॉर्मेशन, वैसे ही क्वेश्चन, और अगर ये नाउन है तो ये क्या बनेगा, एडजेक्टिव ना। दूसरी गलती, होल्ड अभी होल्ड, प्रीपोजिशन लगा अबाउट, अबाउट नाउन आएगा, कौन सा नाउन है, नाउन बोलो, रूटीन ना, ये नाउन, क्योंकि ये एपोस्ट्रोफी है ना, एपोस्ट्रोफी भी अपने साथ नाउन लेके आता है। राम्स हाउस, नाउन, नाउन के पहले एडजेक्टिव। अब एग्जामिनर को कोई दिक्कत नहीं होती, वहां पे एल वाई लगा देता कॉमन एरर में, मैंने यहां छोड़ दिया था। एंड बी लगा हुआ है, इसका मतलब कि नीड्स टू बी एंड बी सीरियस, हो गया। ये दोनों वर्ड साथ में आया हुआ है। अब इसको डिसाइड करो, TIVE, एडजेक्टिव। तीसरा एरर, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद नाउन के पहले इस सेंटेंस में 4 गलतियां थी। अब आप पढ़ें, एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट क्वालिफाइज अ वर्ब और एडजेक्टिव। क्या हो जाएगा उस थियरी को पढ़ के? सेंटेंस में आप डिसाइड करो कि ये एडजेक्टिव होगा एडवर्ब होगा तो ग्रामर ना, अर्थ में कोई बदलाव नहीं आएगा। पॉसिबली हो या पॉसिबल हो, संभावना तो बता ही रहा है, ये चेंज तो ग्रामर में है ना। अब आप ध्यान दें कि जिस ग्रामर की जरूरत आपको परीक्षा में पड़ती है उसमें से कितनी सारी चीजें पढ़ के बैठे हो। परीक्षा में जिस ग्रामर की जरूरत पड़ती है,
और क्या ये एडजेक्टिव एडवर्ब करने से सेंटेंस का मीनिंग निकल जाएगा? सेंटेंस का मीनिंग अलग, ग्रामर अलग। ग्रामर इसको शुद्ध करने के लिए होता है, मीनिंग शब्दों का जो अर्थ निकलेगा, पॉसिबल है या पॉसिबली हो, संभावना तो बताएगा ही। इसीलिए ये थियरी की ग्रामर पढ़ोगे तो कंप्रीहेंशन अच्छा होगा, पढ़ने आएगा, बेवकूफ़ी भरा थॉट है, थॉट आराम से निकल जाएगा, रूटीन है हमारा। उसके पहले एडजेक्टिव एडवर्ब होगा, वो ग्रामर के कंसेप्ट पे। गेटिंग सर? समझ में आई बात? और आप ओह, ये थोड़ा सा गड़बड़ लिखा गया था, सॉरी। एक्चुअली ओवरबर्डन था, मतलब जरूर ज्यादा बर्डन, लेकिन तब भी वो ओवरबर्न ऐसा कोई वर्ड नहीं था, वैसा कोई वर्ड नहीं था, लेकिन था तो एडजेक्टिव ही ना। ओवरबर्डन भी किया तो एडजेक्टिव रहा। अंतर कहां पड़ेगा? मीनिंग पे, ग्रामर पे नहीं। अगर आप ध्यान दें तो आपके लिए जरूरी का चीज है, आपको नहीं लग रहा है कि ये प्रीपोजिशन, ये सो कॉल्ड आर्टिकल जिसको डिटरमाइनर हम लोग बोलते हैं, ये सब ग्रामर को बताने वाली चीजें जरूरी की हैं। और हम लोगों ने कहां पे टारगेट किया कि किस वर्ड के साथ कौन सा प्रीपोजिशन लगता है। भाई बाद में वो वोकैबुलरी का एक्सटेंशन है, वो ग्रामर का एक्सटेंशन नहीं है। अगर एक्यूज के साथ ऑफ, चार्ज के साथ वेट और कंडेम के साथ टू लगता है तो ये वोकैबुलरी है, ये ग्रामर नहीं है। प्रीपोजिशन का एक पोर्शन आप ग्रामर में पढ़ते हो और प्रीपोजिशन का एक पोर्शन आप वोकैबुलरी में पढ़ते हो। वोकैबुलरी का मतलब इस वर्ड के साथ ये प्रीपोजिशन फिक्स्ड है। गेटिंग? आप अभी टारगेट करो कि जब आपको सेंटेंस मिले तो ये जब शब्द टूटने शुरू हो जाएंगे तो दैट बिकम्स योर, दैट ओनली देन यू थिंक ऑफ योर सेल्फ कवरिंग योर स्टार्टिंग फेज ऑफ ग्रामर। ये ग्रामर का स्टार्टिंग फेज है, आपको ये चीजें कवर करनी होंगी। एंड फॉर दैट, अच्छा अभी सबसे पहले क्या रोकना होगा हमको? सेंटेंस का मीनिंग ना, सबसे पहली चीज सेंटेंस का मीनिंग रोकना है, क्योंकि मीनिंग से आपको एडजेक्टिव एडवर्ब तो नहीं दिखाई पड़ेगा। आपको स्टार्ट करना है, मेरा एक स्केलेटन है, वन नीड्स टू बी, जैसे आई नीड टू गो। एक तुम्हारा ये ढांचा है, उसके अगल बगल में एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, नाउन, एडजेक्टिव, कंजंक्शन लगा के सेंटेंस को इतना लंबा कर दिया गया। ढांचा तो रहेगा ही रहेगा, बिल्डिंग बनाना है, फाउंडेशन तो रहेगा ही। अब उस फाउंडेशन के बाद कितने रूम बनाने हैं, वो रूम का स्ट्रक्चर कॉम्प्लिकेट हो गया, परेशानी हो गई। लेट्स सी वंस अगेन अनदर सेंटेंस।
कितने मिस्टेक्स हैं? क्या कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है? क्या, कौन सा? इम्पार्शियल लिखा हुआ है, IMPARTIAL, इम्पार्शियल एंड अनबायस्ड, UNBIASED, अनबायस्ड, deliberated manner. How many mistakes are there? दो, तीन और चार। आपने बताया, कुछ लोगों ने चार कहा, कुछ लोगों ने तीन कहा, कुछ लोगों ने दो कहा। अब दो वाले लोगों का गड़बड़ हो रहा है या तीन वाले लोगों का गड़बड़ हो रहा है? लेट्स सी ये सही है या गलत है? लास्ट डे का याद करना कि नाउन के पहले यहां पे एडजेक्टिव लगा हुआ है और एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब है। सो यहां पे अगर आपको गलती मिली है तो आप गलत थे। ओके, डन। देखो जरा, उस दो का नाउन कहां है? अब अगर आपको दिखाई पड़ा है तो बहुत ही अच्छी बात है कि आपका ये जो दो का नाउन है यहां है। अब इसका मतलब बहुत क्लियर है कि अगर नाउन यहां है तो यहां से लेके यहां तक उस नाउन के पहले एडजेक्टिव और एडवर्ब लगाया हुआ है। ठीक है? अब आप, अच्छा, कभी मैं बोलूं राम इज एन इंटेलिजेंट बॉय, मैंने बहुत सिंपल स्ट्रक्चर लिखा, एन लगाया, एक नाउन रखा, नाउन के पहले मैंने एडजेक्टिव डाला। ठीक है? मैं इस बॉय को यहीं पे रखता हूं, थोड़ा सा अलग करके। अब मैं इस एडजेक्टिव के पहले इसका एडवर्ब रख देता हूं। ठीक है? जरूरी है कि मैं एक ही एडजेक्टिव रखूंगा? मैं एक से ज्यादा एडजेक्टिव डाल देता हूं। अब अगर एडजेक्टिव एक से ज्यादा डालना होगा तो मैं एंड डालूंगा। मैं एक और एडजेक्टिव डाल देता हूं, पंक्चुअल। अब वो क्या बोल रहा है? ओरिजिनल सेंटेंस क्या है? एन इंटेलिजेंट एंड पंक्चुअल बॉय, और इस एडजेक्टिव के पहले मैं इसका एडवर्ब डाल देता हूं। अब ये नहीं है कि ये एंड इंटेलिजेंट और वेरी को जोड़ रहा है, वो एंड इंटेलिजेंट एंड पंक्चुअल को जोड़ रहा है, और हर दोनों एडजेक्टिव के पहले उसका एडवर्ब लगाया हुआ है। क्लियर? अब जरा देखो तो कि यही थ्योरी यहां पे है कि नहीं। मैंने दो एडजेक्टिव डाला, डिबेटेड इशू एंड कंट्रोवर्शियल इशू। ठीक है? ओके ना? अब इस एडजेक्टिव के पहले और, ये सही है गलत है? क्वाइट का मतलब? अच्छा, ये वोकैबुलरी का वर्ड है, एडजेक्टिव है। इस क्वाइट को जरा सोचना, कभी सोचे नहीं हो, कभी मतलब अभी नहीं सोचे हो, बाय द वे। इस क्वाइट को जरा अपने एक सेंटेंस में, छोटा सेंटेंस में इस्तेमाल करो तो। छोटे सेंटेंस में इस्तेमाल करो ना। आई एम क्वाइट वेल। क्वाइटली लगाते हो क्या? और वेल क्या है यहां पे? एडजेक्टिव है ना, तो एडजेक्टिव पहले तो एडवर्ब, तो ये क्वाइट तो अपने आप में क्वाइट एडवर्ब है। अब वेरी लिखे हम यहां पे तो वेरीली कर देंगे। आई एम वेरी वेल बोलते हो ना, तो ये जो वेरी है, क्वाइट है, ये खुद एडजेक्टिव है, उसमें एलवाई नहीं लगाते। सॉरी, एडवर्ब है, ये खुद एडवर्ब है, इसमें एलवाई नहीं लगाते हैं, ये जबरदस्ती का एलवाई लगाया हुआ है।
अगर ये होगा तब तो वेरी इंटेलिजेंट की जगह पे वेरीली इंटेलिजेंट कर देंगे। ये एडवर्ब कुछ ऐसे ग्रुप में है जो ऑलरेडी रेडीमेड एडवर्ब है। दूसरा, नेक्स्ट, अच्छा स्केलेटन कहां है? कुल मिला के एक छोटा सा स्केलेटन था। द स्पीकर प्रेजेंटेड द टॉपिक, और उसके आगे पीछे एकदम बना के दुनिया जहान बना दिया गया। डन। अब आपके पास ये दोनों बता रहा है। अब इसको, इस एन का तो ये सबको पता है, ये है। अब इसको जज करो। वो डेलिबरेटेड वहां पे क्या है? एडजेक्टिव है ना? तो सर उसके पहले ये तो कंफर्म है कि ये गलत था। और एक कंट्रोवर्शियल पार्ट है, अगर आप इसको देखो, मैं समझाता हूं, अगर आप इसको इंपार्शियली भी करो तो भी ठीक है, समझना, और इंपार्शियल भी रखो तभी सही है। यहां पे एडजेक्टिव भी आ सकता है और एडवर्ब भी आ सकता है। ये अभी लिखने के पहले, पेन चलाने के पहले जरा समझिएगा, यहां पे एडजेक्टिव भी रखा जा सकता है और एडवर्ब भी रखा जा सकता है। एक मिनट। एन एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट एंड वेरी पंक्चुअल बॉय, ठीक है। मैं यहां पे ऐसे नहीं लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं ना, मैं एक एडजेक्टिव डाला, इस एडजेक्टिव के पहले मेरे को एडवर्ब नहीं लगाना है, मैं नहीं लगाऊंगा। दूसरे वाला एडजेक्टिव के पहले मैं एडवर्ब लगाना है मेरे को। ये कहीं नहीं रुका हुआ है कि एंड से जोड़ोगे और एक एडजेक्टिव के साथ अगर एडवर्ब लगा हुआ, दूसरे एडजेक्टिव के साथ भी एडवर्ब लगाना चाहिए। एंड ने दो एडजेक्टिव को जोड़ा। अब आपकी मर्जी है कि किसी एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब लगा लो या ना लगाओ। अब अगर मैं मान के चलूं कि ये नाउन है और ये एडजेक्टिव है, तो उसके पहले मैं दो एडवर्ब भी लग सकता हूं, नहीं लग सकता? राम इज एन अर्थ मत निकालना, अनफेलिंगली एंड वेरी पंक्चुअल बॉय। अनफेलिंगली पंक्चुअल एंड वेरी पंक्चुअल, चलो ठीक है, दोनों का मीनिंग सेम आ रहा है। अनफेलिंग मतलब जो कभी मतलब कभी मिस ना करे कोई बात को। तो मैं ये भी कर सकता हूं कि मैं दो एडवर्ब को एंड से जोड़ लूं, एक एडजेक्टिव है। मैं ये भी कर सकता हूं कि एडजेक्टिव रख के यहां पे एडजेक्टिव रख के बीच में पहले एडवर्ब लगा लूं, दोनों कर सकता हूं। तो आप इम्पार्शियल एंड डेलिबरेटेड मैनर, एक एडजेक्टिव, दो एडजेक्टिव, नाउन, या एक एडवर्ब एंड के साथ दूसरा एडवर्ब और एडजेक्टिव और नाउन। सो इस वर्ड में गलती हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, ये दोनों चलेगा। अब अगर आप देखा जाए तो हो सकता है कि आपको ये वाले को भी गलत दिखाई पड़ गया, मे बी आई एम सेइंग, वो दोनों सही है। बाय एंड लार्ज फाइनली देयर वर 3 मिस्टेक्स इन द सेंटेंस, एंड डिड यू फाइंड ऑल द 3 मिस्टेक्स? क्या वो तीनों मिल गया था? और एक्चुअली एडजेक्टिव एडवर्ब में पढ़ना ये है, डिग्री पढ़ना है वो बाद में। एडजेक्टिव में डिग्री पढ़ना पड़ता है, वो बाद की चीज है। पहले एडजेक्टिव को यूज करना तो सीखो भाई, एडजेक्टिव वाक्य में इस्तेमाल कैसे किया जाता है। एंड दैट इज कॉल्ड द पार्सिंग ऑफ एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। ये एडजेक्टिव और एडवर्ब का पार्सिंग है, हाउ टू आइडेंटिफाई द गिवन वर्ड एज एन एडजेक्टिव और एडवर्ब। अब अगर मैंने जानबूझ के थोड़ा डिफिकल्ट दिया है, अब अगर आप एग्जामिनेशन के क्वेश्चन देखोगे तो फटाक से दिखाई पड़ेगा एरर। मैं 2-4 एग्जामिनेशन के क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, देखना जरा। डू यू थिंक ग्रामर टू बी सो इजी? अच्छा, इससे अंग्रेजी पढ़ने कैसे आएगा, समझने कैसे आएगा? क्योंकि ग्रामर को पढ़ने के लिए समझ को रोकना पड़ेगा। समझना क्या चाहिए, ये एडजेक्टिव है, ये नाउन है, ये वर्ब है, बस इतनी समझ चाहिए।
और कॉम्प्रिहेंशन में कोई एडजेक्टिव नहीं है, कोई नाउन नहीं है, अर्थ निकल रहा है भाई, अर्थ पर निकाल के पढ़ो। और जैसे ही हमको जोड़ा गया था ना कि पहले ग्रामर पढ़ो तो कॉम्प्रिहेंशन आएगा, दोनों में कोई कनेक्शन ही नहीं था। आप कुछ भी पढ़ रहे थे, कुछ नहीं हो रहा था उधर में, कोई कनेक्शन ही नहीं है ना। अब आपको समझ में आया। द मोमेंट यू से कि हमको अंग्रेजी बोलना है और टेंस 3 प्रकार का होता है, अगर शुरू करें उनके मुंह पे स्टेपलर मार दीजिए कि बोलने के लिए बोलना जरूरी है, टेंस नहीं देखना जरूरी है। किस टेंस में देखा जाएगा, गाड़ी को कितने बैलेंस में चलाया जाएगा, क्लच का छूटने का डिग्री कितना होगा, ये गाड़ी चलाने के बाद, चलाने आने के बाद। हैंडल पहले संभाल करना जरूरी है। नहीं तो हम लोग बैठ के थ्योरी डिसाइड कर रहे हैं, 30 है, 30 डिग्री पे क्लच को रखना है, हैंडल को इतने 12 डिग्री पे रखना है। ये करने से क्या हो जाएगा, कॉम्प्रिहेंशन ऑफ क्वेश्चन थोड़ी बनेंगे। कॉम्प्रिहेंशन ऑफ क्वेश्चन का वही तरीका है, खोजो, मिलाओ, ऑप्शन देखो, टिक मारो। हाँ, और ऊपर से जो ग्रामर आपको प्रेजेंट किया गया था वो आप देख लीजिए कि क्या ये ग्रामर थे। इट वॉज नॉट द ग्रामर। एंड राइट नाउ अगर आप ग्रामर पढ़ रहे हो तो योर टारगेट इज टू सॉल्व एरर्स। बच्चा वाला अब ये एग्जामिनेशन का क्वेश्चन है तो एक एरर होगा और वो क्लास में सबको पता चल जाएगा कहां पे है। एग्जामिनेशन में आएगा ना तो जो मैंने क्वेश्चन दिया था उसका 50% इजी क्वेश्चन आएगा। अब देखो आराम से ये द दिखाई पड़ा, दिखाई पड़ गया। आपको ये इंडिकेट करेगा कि वो सस्पेंशन नाउन है, वो इंडिकेट करेगा। एक थोड़ी सी जरूरत क्या पड़ती है, जब वर्ब के साथ एडवर्ब को प्लेस किया जाता है उसके प्लेसमेंट में थोड़ी वैरायटी होती है। वर्ब के साथ देखो, आपने सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट सेंटेंस बनाया और ग्रामर के रूल्स क्या बोलते हैं कि आपको अगर एडवर्ब लगाना तो इस वर्ब की विशेषता बतानी है। ग्रामर का रूल बोलता है कि अगर एडवर्ब को यूज करना है तो आप सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में एडवर्ब को रख सकते हो, ऐसे। सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में आप एडवर्ब को प्लेस कर सकते हो, पहली पॉसिबिलिटी। दूसरी पॉसिबिलिटी कि आपको अगर ऑब्जेक्ट को भी रखना है तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट के बाद इसके एडवर्ब को रखना होगा। अगर आपने कभी सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एडवर्ब प्लस ऑब्जेक्ट रख दिया तो ये ग्रामर का मिस्टेक है। वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में एडवर्ब को प्लेस नहीं किया जाता। गेटिंग? एडवर्ब के साथ एक रूल है कि वो वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में कभी नहीं आएगा। अगर उसको रखना है वर्ब का एडवर्ब तो आप यहां पे रखना होगा उसको। जैसे देखो, चलेगा, गलती नहीं मानते, रफ माना जाता है, बहुत स्मूथ नहीं लगता पढ़ने में, बट ग्रामेटिकली एक्सेप्टेबल है।
थर्ड वाला सही है? वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, बीच में एडवर्ब। गेटिंग? लेकिन ये चीज प्लेसमेंट में आप ध्यान रखेंगे कि वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में एडवर्ब को प्लेस करना मना किया हुआ है, लेकिन ये नहीं मना किया हुआ है कि नाउन के पहले एडजेक्टिव आप कहां नहीं रख सकते हो। आप हर जगह नाउन के पहले एडजेक्टिव लगा सकते हो। अब जरा सोचना कि अगर मैं यहां से ly हटा दूं तो ये सही हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब वो नाइसली इस वर्ब से नहीं जुड़ के इस क्रिकेट से जुड़ गया। आपके पास दो उपाय है कि अगर आपको एडवर्ब रखना है तो वो बाद में जाएगा, लेकिन अगर यहीं पे उसको छोड़ना है तो उसको एडजेक्टिव बना दिया जाए। ही स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली, या ही स्पीक्स फ्लुएंट इंग्लिश। क्या हुआ कि इसे ये एडवर्ब इस वर्ब का है और यहां पे ये एडजेक्टिव इस नाउन का है। एडवर्ब के वर्ब के साथ प्लेसमेंट में बस ये ध्यान रखना है कि वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में एडवर्ब को नहीं इस्तेमाल किया जाता। यही एक चीज इंपॉर्टेंट है, बस यहां मना किया हुआ है। दो वर्ब हैंड से जोड़ दिए, एक सब्जेक्ट के साथ दो वर्ब हो सकता है ना। द बॉस वॉज इनरेज्ड एंड द बॉस ऑर्डर्ड। जब दोनों का सब्जेक्ट बॉस ही है तो फिर हमको द बॉस दो बार लिखने की जरूरत नहीं है, एक ही सब्जेक्ट दो वर्ब के साथ। अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, वेदर दिस वन इज अ वर्ब और व्हाट, एडजेक्टिव। ये बाय द वे एडजेक्टिव है, वर्ब नहीं है, इनरेज्ड। थैंक यू बॉस सबको।